अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं जहाँ कहीं भी हैं। अगर आप ये वीडियो मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं बताता चलूँ कि मेरा नाम ग़ुलाम मुर्तज़ा दहर है। मैं CSS और PMS एस्पिरेंट्स को कुछ सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ। मैं और मेरे साथ जो है CSS और PMS के ऑफिसर्स होते हैं और साथ ही साथ कुछ और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। उसमें जी मेनली जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इंग्लिश, एबिलिटी का पोर्शन और कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। ठीक है जी। अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस की इंफॉर्मेशन लेनी है, दो किस्म की ऑनलाइन क्लासेस हम ऑफ़र करते हैं। स्पेशल बैचेस होती हैं और कुछ रेगुलर बैचेस होती हैं, तो उसमें क्या डिफरेंस है उसके बारे में मालूमात के लिए वो वहाँ पर मेरे कोऑर्डिनेटर का नंबर गिवन है, व्हाट्सएप पे उस पर रब्ता करें, राब्ते बनाएं और आगे बात बढ़ाएं। अच्छा, आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है जी। आज के इस लेक्चर में हम CSS स्क्रीनिंग टेस्ट के ऊपर डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। ये किसी नोटिफिकेशन के ऊपर डिस्कशन नहीं है। आज की इस डिस्कशन का मकसद आपको सेल्फ प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी बताना। हम देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपने स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए तैयार करने हैं और साथ ही साथ उन सब्जेक्ट्स में आप कौन से रिसोर्सेज फॉलो करें, जिसमें बुक्स, वेबसाइट्स और उसके अलावा अगर कोई रिसोर्स है वो आपको बताए जाएंगे आज की क्लास में। और इस पूरे लेक्चर का जो तीसरा हिस्सा होगा उसमें स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा कि आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म से मुराद, अगर आपके पास 1 से 1.5 माह रह गया है और आपकी स्क्रीनिंग है तो उसके लिए आपने कौन सी चीज़ें जो हैं किस तरह से करनी है, डेली शेड्यूल आपका आइडियली क्या होना चाहिए। और लॉन्ग टर्म से मुराद ये अगर आपके पास पूरा साल पड़ा है, 4-5 महीने पड़े हैं, तो उस हिसाब से आप किस तरह से अपनी तैयारी को आगे ले चलेंगे। ठीक है जी। अच्छा, कुछ चीज़ें जो हैं आप अपने ज़हन नशीन कर लें कि ये पूरी जो डिस्कशन है इसमें ना सिर्फ आप ये सीखेंगे कि आप स्क्रीनिंग टेस्ट CSS की किस तरह से तैयार कर लें, उसकी तैयारी किस तरह से कर लें, लेकिन ये पूरी डिस्कशन आपको बाकी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, आपके 1 पेपर एग्ज़ाम्स, FPSC के, PPSC के, उन सारे एग्ज़ाम्स की भी आपकी स्ट्रैटेजी तैयार हो जाएगी, क्योंकि रिसोर्सेज सेम ही रहेंगे सबके लिए, क्योंकि सब्जेक्ट ज़्यादातर सेम ही हैं जो यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट में आपके साथ अभी डिस्कस होने वाले हैं। और ये डिस्कशन आपको किसी भी और एग्ज़ाम पाकिस्तान में जो होते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, वो भले किसी प्रोविंस के लेवल पे हो, प्रोविंशियल लेवल पे हो या फेडरल लेवल पे हो, उसकी स्क्रीनिंग की तैयारी अगर आप करना चाहें तो इन्हीं रिसोर्सेज को फॉलो करें और इसी डिस्कशन को आप यूटिलाइज करके कर सकते हैं। तो ये ज़हन नशीन कर लें। दूसरी इम्पॉर्टेंट अहम बात जी, ये पूरा लेक्चर मैं कंडक्ट क्यों कर रहा हूँ, ये मैं आपके लिए एफर्ट इसलिए कर रहा हूँ कि आप स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी खुद से करें, सेल्फ प्रिपरेशन करें। किसी ऑनलाइन कोर्स को, किसी फिजिकल एकेडमी को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्पून फूडिंग जो है, आपकी स्पून फीडिंग करी जाए, ये इस तरह से तो नहीं होगा ना। स्क्रीनिंग टेस्ट में ज़्यादातर हिस्सा जो है, जो क्रेमिंग का पोर्शन है, वो आपको अगर डायरेक्शन बता दी जाए कि ये चीज़ें हैं, यहाँ से पढ़नी है, तो फिर आपका काम है उन चीज़ों को पढ़ना डेली बेस पे, टाइम निकालना। तो कोई और आपको 10-10, 20-20 MCQs डेली बताता रहे, इस तरह की स्ट्रैटेजी जो है वो फिर एक ऐसे एस्पिरेंट के लिए जो एक मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहा है, उसके लिए ये स्ट्रैटेजी जो है किसी और से पढ़ना, सिर्फ रटने वाली चीज़ें भी, वो मैं समझता हूँ कि सही नहीं है। तो आप रिसोर्सेज को नोट डाउन कर लीजिएगा और उसके बाद आपने खुद से काम करना है जहाँ पे रटा लगाने वाली चीज़ें हैं। ठीक है जी। आप खुद से तैयारी कर पाएँ, कोई और जो है आपसे ये ना कहे कि आप सिर्फ़ और सिर्फ हमारी एकेडमी को ज्वाइन करें और उसके बाद ही आप ये तैयारी कर पाएंगे। सो सेल्फ आपकी प्रिपरेशन हो पाए। तीसरी जी अहम बात,
जो इंस्ट्रक्शन इस पूरे लेक्चर में मैं आपको दूंगा उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। डायरेक्शंस को आप फॉलो नहीं करेंगे तो मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। ये पता होना कि अपने गोल को अचीव कैसे करना है इनफ नहीं होता जब तक आप उन स्टेप्स को प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करेंगे। बात समझ आई कि आपने काम करना है, सुन के उसके बाद भूल नहीं जाना। काम करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आगे एक और बात जो मैं आप सब स्टूडेंट्स को हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपने ये बात अवॉइड करनी है, वन बुक सॉल्यूशंस। जब भी इस तरह का कोई एग्ज़ाम होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह अनाउंस होती है, तो आप देखेंगे उर्दू बाज़ार में एक किताब पब्लिश हो जाती है मुख्तलिफ पब्लिशर्स की तरफ से कि ये किताब ले लें और इसमें आपकी स्क्रीनिंग तैयार हो जाएगी, इसमें आप फलां एग्ज़ाम तैयार कर लेंगे। तो वन बुक सॉल्यूशन जो है आपने कहीं से भी नहीं लेना। इसका रीज़न ये होता है कि जो किताबें वन बुक सॉल्यूशन ऑफर करती हैं कि एक ही किताब पढ़ लें और इसमें सारे सॉल्यूशंस हैं और सारी आपकी तैयारी हो जाएगी, वो पब्लिशर को ज़्यादातर केसेस में खुद नहीं पता होता कि उन्होंने जो मटेरियल प्रोवाइड किया है वो इसके लिए इनफ है या नहीं। ऑलरेडी उनके पास कंप्यूटर में मटेरियल पड़ा रहता है, जो भी नया टेस्ट आएगा और टेस्ट के अनाउंस होने से पहले ऊपर का कवर चेंज करके चीज़ों को थोड़ा सा अदद बदल करके अरेंज करके पब्लिश कर दी जाती है किताब। तो इस तरह का कोई भी सोल्यूशन आपने अवॉइड करना है। ठीक है जी, ये चंद बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले। अच्छा, स्क्रीनिंग टेस्ट जी 200 मार्क्स की स्क्रीनिंग टेस्ट है आपकी, CSS की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, और उसमें से आपने 33% स्कोर करना है पास करने के लिए। जब मैं ये लेक्चर प्रोड्यूस कर रहा हूँ उस वक्त ये रूल है। हो सकता है अगर आप फ्यूचर में ये लेक्चर देख रहे हैं तो रूल पासिंग का चेंज हो चुका होगा, हो सकता है ये, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो सेम ही रहेंगे। ठीक है जी, तो आपने इनको फॉलो करना है। अच्छा, सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले कॉमन रिसोर्सेज आप लिस्ट कर लें। यानी स्क्रीनिंग टेस्ट में आपने चंद सब्जेक्ट्स हैं जिनकी आपने तैयारी करनी है, कुछ रिसोर्सेज कॉमन हैं, यानी जो ज़्यादातर आपके सब्जेक्ट्स वहाँ से तैयार हो जाएंगे। सबसे पहले जो रिसोर्स है दैट इज़ एक वेबसाइट्स में मैं आपको एक वेबसाइट यहाँ पे रिकमेंड करूँगा, pakmcqs.com। अच्छा, पाक MCQs के अलावा भी बहुत सी वेबसाइट्स एग्जिस्ट करती हैं, जैसे share.com है, जैसे test.com है, todaymcq.com है, geekmcq.com है, mastermcq वगैरह वगैरह। लेकिन ज़्यादातर आपको MCQs जो भी इन दूसरी वेबसाइट्स में मिलेंगे वो यहाँ से कॉपी पेस्ट होते हैं। तो पाक MCQ वालों ने वैसे ये कोई आज का लेक्चर स्पॉन्सर नहीं किया, ये मैं अपने तजर्बे के हिसाब से और बाकी जो मेरे स्टूडेंट्स यहाँ से तैयारी करते रहते हैं तो वहाँ से ही जो इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट है वो बता रहा हूँ। तो तजर्बे के बेस पे ये बात है कि यहाँ से आपके ज़्यादातर सब्जेक्ट्स इस्लामियात, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, GK, इंग्लिश, ज़्यादातर पोर्शन आपके इस वेबसाइट से तैयार हो जाते हैं। तो इसको ज़रूर फॉलो करें अपनी प्रिपरेशन में। बाकी वेबसाइट्स को आप अवॉइड करें, इस पर फोकस रखें क्योंकि वो सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट होती हैं। इसके पोर्शंस को आप देखते रहें। उसके अलावा जी कुछ बुक्स में सबसे पहले इल्मी के कैप्सूल्स होते हैं जी, इल्मी पब्लिशर्स के कैप्सूल होते हैं। कैप्सूल्स खाने वाले नहीं होते, ये जी इस तरह की ये पतली सी किताबें होती हैं, 200-300 में आपको मिल जाएगी एक एक किताब। इस्लामिक ये जैसे इस्लामिक स्टडीज़ की किताब है, इस तरह की आपको GK की किताब मिल जाएगी, पाकिस्तान स्टडीज़ की किताब मिल जाएगी, और जो भी आपका पोर्शन आपने जिसके रैंडम MCQs आपने तैयार करने हैं तो ये किताब जो है आप ले लें, कैप्सूल्स ले लें और इन कैप्सूल्स को भी फॉलो करते रहें। कॉमन रिसोर्स है प्रिपरेशन में। ठीक है जी, इन कैप्सूल्स के अलावा किताबें जो हैं आपने पास्ट पेपर्स की भी
किताबें ले लेनी है, जिसमें आपके पास FPSC के पास पेपर्स, ये जी इम्तियाज़ शाहिद की आपको किताब मिल जाएगी, एडवांस्ड पब्लिशर की। FPSC के पास पेपर्स होते हैं, मॉडल पेपर्स भी होते हैं, तो ये किताब आप देख लें। और साथ ही साथ PPSC के पास पेपर्स, ये मोहम्मद सोबान, ये इनकी किताब होती है, ये जी कारवान पब्लिशर की है। ये पास पेपर्स के लिए देख लें। उसके अलावा यहाँ पे आपको PPSC की एक और किताब इम्तियाज़ शाहिद की मिल जाती है, ये भी एडवांस्ड पब्लिशर की है। FPSC के पास पेपर्स, मॉडल पेपर्स, इम्तियाज़ शाहिद, PPSC के पास पेपर्स, मॉडल पेपर्स, इम्तियाज़ शाहिद, PPSC के पास पेपर्स, मॉडल पेपर्स, मोहम्मद सोबान, कारवान पब्लिशर की है। ये किताबें जो हैं पास पेपर्स के लिए आप देख लें। सारे पोर्शंस जो भी आपके स्क्रीनिंग में सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ से आप तैयार करते रहें। 1 पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन पास पेपर्स को, मॉडल पेपर्स को रेफ़र करते रहें। इसके अलावा जी इन जर्नल आपने कारवां पब्लिशर्स की किताबें जो है MCQ के लिए कंसल्ट करनी है। GK की किताबें आती हैं इनकी, इस्लामिक स्टडी। एक किताब जिसमें सारी चीज़ें हो वो अवॉइड करें, बाकी हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग आप, क्योंकि उसमें मवाद उतना ज़्यादा होगा। इस्लामिक स्टडीज़ के लिए अलग, GK के लिए अलग, साइंस, जनरल साइंस के लिए अलग। तो कारवां पब्लिशर की एक रिलायबल सोर्स है, इसको आप फॉलो करें। और इसके अलावा जी ये जो तीसरा सोर्स है, यहाँ पे हमने कॉमन सोर्सेज लिस्ट कर रहे थे ना। तीसरा सोर्स आपने सॉफ्ट, आपको नोट्स मिल जाते हैं मुख्तलिफ फॉरम्स से। अब अगर आप CSS फॉरम, एक फॉरम है, पहले जब ये इतना ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था तो यही मेन फॉरम हुआ करता था, स्टूडेंट्स यहीं पे अपनी क्यूरीज लिखते थे। तो इस फॉरम पे आपको, अगर आप सर्च करेंगे, गूगल में जाके लिखें CSS फॉरम और आगे लिखें कि 1 पेपर MCQs, तो आपको कोई एक फ़ाइल मिल जाएगा। इस फॉरम के अलावा किसी और फॉरम पे अगर फ़ाइल मिल जाता है, एक फ़ाइल है जो पूरी इंटरनेट पे घूम रहा होता है, उसके तकरीबन 80-90 पेजेस हैं। उस फाइल में जी आपको GK के, इस्लामिक स्टडीज़ के, पाकिस्तान स्टडीज़ के जो मोस्ट रिपीटेड MCQs होते हैं, पास पेपर्स में आ चुके होते हैं, वो वहाँ पे आपको ये MCQs मिल जाते हैं। अब ये फ़ाइल जो है आप वहाँ पे जब ओपन करेंगे वो आपको वेब फाइल में ओपन हो जाएगा। इतनी टेक्निकल आप आई होप चीज़ें जानते हैं, लेकिन एक दो अगर कोई स्टूडेंट नहीं जानते तो उसको मैं बता दूं। आप उस वेब फाइल को PDF में सेव कर लें तो आपके पास ये जो 70-80 पेजेस का वेब फाइल होगा, 1 पेपर के MCQs होंगे, ये आप अपने पास PDF में सेव कर लें, मोबाइल पे सेव कर लें, कंप्यूटर पे सेव कर लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप तैयारी करने बैठेंगे, किसी एक टॉपिक को अगर आप वहाँ पे लिखेंगे तो वो उससे रिलेटेड जो भी MCQs पास्ट में रिपीट हुए हैं आपको पता चल जाएगा। मसलन अगर आप जिनाह लिखते हैं तो जिनाह से रिलेटेड जो भी MCQs रिपीट हुए हैं ज़्यादातर वो आपके सामने आ जाएंगे। आप पाकिस्तान लिखें तो पाकिस्तान से रिलेटेड जो भी MCQs हैं वो वहाँ पे आ जाएंगे। मसलन पाकिस्तान में जो है सबसे बड़ी पीक कौन सी है, इस तरह से पाकिस्तान का जो है फ्लैग किसने डिज़ाइन किया, पाकिस्तान का कौमी तराना जो है वो किसने लिखा, और पाकिस्तान का नाम, इस तरह से अगर आप पाकिस्तान लिखें सब कुछ आ जाएगा। आप ईरान लिखें, ईरान के सारे GK के MCQs और इस्लामिक MCQs वो सारे आ जाते हैं। तो इस तरह से अगर आपके पास सॉफ्ट फाइल होगा उसको आप स्मार्ट तरीके से यूटिलाइज करते रहेंगे। तो ये कॉमन रिसोर्सेज हैं जो आपने सारे पोर्शंस के लिए फॉलो करने हैं। अब बारी बारी हम सब्जेक्ट्स की तरफ जाते हैं। सबसे पहले जी इंग्लिश 200 में से 50 मार्क्स इंग्लिश के हैं। इसका मतलब इसका वेटेज 25% है, बहुत ज़्यादा वेटेज है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश। और इंग्लिश में जी सबसे पहले आपने इंग्लिश का सब्जेक्ट तैयार करने में सबसे पहले आपने वोकैब को प्रिपेयर करना है।
आपने वोकैब में आपके सिनोनिम, एंटोनिम, पेयर ऑफ वर्ड्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब एक सवाल यह है कि वोकैब तो बहुत सारी है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो पूरी डिक्शनरी आपने जी याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, पूरी डिक्शनरी आप याद नहीं कर सकते। अगर आपकी कोई फोटोग्राफिक मेमोरी है तो फिर अलग बात है, वरना आम एवरेज कैंडिडेट के लिए ये पॉसिबल नहीं है। आप डिक्शनरी अपने पास ज़रूर रखें। आप ऑक्सफोर्ड की जो डिक्शनरी है, इनकी डिक्शनरी होती है जी एडवांस लर्नर्स, ऑक्सफोर्ड की एडवांस लर्नर, ये डिक्शनरी आप अपने पास बाय करके रखें। आपके पास एक हार्ड फॉर्म में डिक्शनरी भी होनी चाहिए। मोबाइल पे अगर आप ऐप भी अपने पास रखते हैं तो वो एक प्लस पॉइंट है। मेरियम वेबस्टर की डिक्शनरी है एंड्रॉयड और आपको आईफोन पे मिल जाएगी। ये डिक्शनरीज जो हैं आपके पास होनी चाहिए। अब डिक्शनरीज होने का मतलब ये है कि आपने पूरी डिक्शनरी नहीं याद करनी, आपने पैटर्न को फॉलो करना है। अब देखें जी, ये एक फाइल है, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये कई सालों के जो पेपर्स हो चुके हैं, एमसीक्यूज़ के पेपर्स, उनके पैटर्न्स को देख के एक एमसीक्यूज़ में जो वोकैब आती रही है उसके पैटर्न को देख के एक पैटर्न तैयार किया गया है, जो फिर मैं अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूं कि आप सारी वोकैब तो याद नहीं कर सकते, जीआरई की भी लिस्ट आप पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप पैटर्न पे एक पे चलेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अब इस पैटर्न में क्या है जी, आपने पूरी डिक्शनरी नहीं पढ़नी, आपने कुछ वर्ड्स जो हैं ए के पढ़ने हैं, कुछ मसलन आपने बी के वर्ड्स पढ़ने हैं, कुछ सी के पढ़ने हैं, कुछ डी के पढ़ने हैं। ये जो आपकी एबीसी है, अब इसमें पूरी एबीसी के हर एक आपने लेटर के सारे वर्ड्स तो नहीं पढ़ने ना। तो ये पैटर्न जो है, इसमें सबसे पहले अगर ए की बात करें तो डिक्शनरी में आपने ए सी वाले जो भी वर्ड्स हैं वो पढ़ लेने हैं, ए डी वाले जो भी वर्ड्स हैं वो पढ़ लेने हैं, ए एफ वाले, ए आई वाले, ए एल वाले, एम आर एस टी यू। अब देखें जी, ए के साथ हमने सिलेक्टेड लेटर्स लिखे। अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी खोलेंगे उसमें देखेंगे ए सी के जो भी वर्ड्स हैं वो आप पढ़ते रहें, ए डी से ए और डी, ए आई, इस तरह के जो भी वर्ड्स हैं वो आप पढ़ते रहें। इसमें होगा ये कि आपने ए के आगे जो ए बी सी जेड तक आती है सारे वर्ड्स नहीं पढ़ने, कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स हैं। अब इस तरह का पैटर्न जो है ये पास पेपर्स को देख के बनाया गया है। ये आपकी स्क्रीन पे, इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपको पैटर्न जो है सारे जो भी आपके लेटर्स हैं उसके मिल जाएंगे, तो आपकी एक बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और इसमें ये होगा कि आपने हर एक वर्ड को नहीं पढ़ना होगा। यानी मसलन आपने अगर सी की वोकैब तैयार करनी है तो सी के साथ पूरी एबीसी जेड तक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सी ए, सी ई, सी एच, सी ओ, सी आर, सी यू, सी एल। तो इस तरह से ये जो पैटर्न है इसमें आपको पता ये चलता है कि ए सी डी ई एफ आई एल डब्ल्यू पी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं जिनके जो भी वर्ड्स बनते हैं इस पैटर्न को आप देख के मोस्ट रिपीटेड होते हैं। आप अपने जो भी पास टेस्ट जो हैं उठा के देख लें, आपको ये पैटर्न मिलेगा कि इन ही लेटर्स में से आपकी वोकैब आती है। तो बेहतर ये है कि पूरी डिक्शनरी पढ़ने के बजाय आप एक पैटर्न को फॉलो करें, इस तरह से वोकैब को तैयार करते रहें डेली बेसिस पे, और इससे ये होगा कि आपको वो पूरी डिक्शनरी रटने वाला बर्डन दिमाग पे नहीं होगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा जी इसमें वोकैब में एक तो मैंने आपको बता दिया कि आपने जो मैंने पैटर्न आपको बताया है इसको आपने फॉलो करना है वोकैब पढ़ते हुए डिक्शनरीज से। दूसरा रिसोर्स वोकैब के पोर्शन के लिए आपने जीआरई की जो वोकैब लिस्ट हैं वो तैयार कर लेनी है। मुख्तलिफ आपको लिस्ट इंटरनेट में मिल जाएंगी। कपलान की लिस्ट आप देख लें, आप बैरन्स की लिस्ट देख लें, आप यहाँ पे मंगूश की लिस्ट देखें। अब मंगूश जो है इनकी आपको मुख्तलिफ ऐप्स मिल जाएंगी, फ्लैश कार्ड्स आप एंड्रॉयड पे हैं, आप आईफोन पर हैं, तो आप इनकी जो है ऐप्स को अपनी मोबाइल पे डाउनलोड कर लें मंगूश की।
ये 50-50 वर्ड्स के सेट होते हैं मुख्तलिफ, वहाँ पे याद करना आपके लिए आसान होता है। वो फिर आपको रिवाइज भी करवाते रहते हैं कि आपने ये वर्ड जो है कुछ टाइम पहले पढ़ा था और ये इम्पॉर्टेंट है। तो एक आपको यहाँ पे हेल्प मिल जाती है कि डिजिटली आपके पास ऐप मौजूद है, मंगोश की ऐप, वहाँ से आप GRE की वोकैब याद करते रहें। लिस्ट भी कोई सेव कर लें अपने पास PDF में, उसको भी आप देखते रहें। उसके अलावा वोकैब का जी सोर्स है यहाँ पे, हाँ एक GRE की वोकैब के लिए वेबसाइट भी है, वो भी आप देख लें। majortest.com ये वेबसाइट है, वहाँ पे भी आपको मुख्तलिफ सेट मिल जाएंगे, यानी आप ओवरबर्डन ये नहीं कर देंगे। मुख्तलिफ लिस्ट होंगी 50 वर्ड्स की, 100 वर्ड्स की, 30 वर्ड्स की, इस तरह की छोटी छोटी लिस्ट जो हैं वो आपको वहाँ पे आसानी से जो है अवेलेबल होंगी और उनको आप याद करते रहें majortest.com पे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आगे जी आपका रिसोर्स नंबर 3 वोकैब के लिए ये है कि आपने जनरल रीडिंग करनी है। अब जनरल रीडिंग आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, आप बुक्स पढ़ते रहें, मैगजीन्स पढ़ते रहें, तो इनमें से आप जो भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड मिलता है, ये यहाँ पे मरियम वेबस्टर की जो आपने डिक्शनरी अपनी मोबाइल पे डाउनलोड की हुई है, इनमें से जो भी वर्ड डिफ़िकल्ट है इसमें आप देखेंगे तो वो वर्ड्स जो हैं वो हिस्ट्री में सेव हो जाते हैं। वहाँ से आप रिपीट करने में भी आपको आसानी होगी कि ये वर्ड्स जो हैं मैंने जर्नल रीडिंग से निकाले हैं और वो आपने रिवाइज़ करने हैं, तो हिस्ट्री में से आप देख लीजिएगा, वो लिस्ट आपकी वहाँ पे क्रिएट होती जाती है। तो ये जर्नल रीडिंग, किताबें, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, यहाँ से भी आपकी वोकैब तैयार होती रहती है। ठीक है जी। बाकी रिसोर्स नंबर 4 वोकैब के लिए ये जो कॉमन रिसोर्सेज हैं इनको भी आप रेफ़र करें। यहाँ पे भी, वेबसाइट्स पे भी, बुक्स में भी आपको वोकैब के जो भी रिसोर्सेज हैं कॉमनली वो मिल जाते हैं। ज़्यादातर वेबसाइट पाक MCQs में इंग्लिश के पोर्शन में वोकैब में आप देख लें, इंग्लिश की जो भी वोकैब की एक्सरसाइज हैं वो सॉल्व करते रहें। ठीक है जी। ये इंग्लिश का जो है पहला पोर्शन था 50 मार्क्स, उसमें पहला पोर्शन वोकैब। अच्छा, एक वोकैब में मुझे चीज़ ऐड करनी थी, एक रिसोर्स और भी है वोकैब में। ये जी बुक्स हैं कुछ, इसमें पहला बुक है ये जी एडवांस वोकैब फॉर O लेवल। ये जी रेड स्पॉट वालों का है, सिंगापुर पब्लिशर्स, एक ये किताब है। उसके अलावा वर्ड स्मार्ट, ये द प्रिंसटन रिव्यू, ये किताबें हैं दो वोकैब के लिए। इंटरेस्टिंग तरीके से आपको यहाँ पे पैटर्न्स मिल जाएंगे वोकैब को तैयार करने के, मुख्तलिफ सेट मिल जाएंगे, उनको आप अपनी प्रिपरेशन में, इंटरेस्टिंग हो जाती है प्रिपरेशन, ऐसे आप बोरिंग ना बनाएं अपनी प्रिपरेशन को। ठीक है जी। तो एक ये भी रिसोर्स है, इसको फॉलो करें वोकैब के लिए। आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश के पोर्शन में जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज ग्रामर यूजेज। ग्रामर में जी आप कुछ चीज़ें आपने रिवाइज कर लेनी है अगर पहले पढ़ी हैं, अगर नहीं पढ़ा तो स्क्रेच से पढ़ें, कोई शर्म की बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। हमारी अपनी लैंग्वेज थोड़ी है, दूसरों की लैंग्वेज है, सीखते हैं ऐसे, तो कोई मसला नहीं है। तो इसमें आप ग्रामर में आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके अलावा टेंसेस, आपने एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आपने क्लॉजेज को पढ़ लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी क्लॉजेज को समझना, नाउन क्लॉज, प्रोनाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, तो ये क्लॉजेज इंपॉर्टेंट हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस आप पढ़ लें,
साथ ही साथ आर्टिकल्स के यूजेजेस को आप देख लें, पंचुएशन आप समझ लें। तो ये ग्रामर में ये इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जो आपने देखने हैं। अब इसमें रिसोर्सेज क्या है, ग्रामर आपने कहाँ से करनी है। ग्रामर का सबसे पहला रिसोर्स दैट इज़ हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर बाय रैन एंड मार्टन। ठीक है जी, मैं पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रहा, साथ साथ बोलते जा रहा हूं, जैसे आप सर्च कर लें इन चीज़ों को। दूसरा रिसोर्स ग्रामर के लिए दैट इज प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज बाय माइकल स्वान। ये दूसरा किताब है, इसको फॉलो करें। तीसरा रिसोर्स जी ये है एडवांस्ड ग्रामर इन यूज बाय मार्टिन यूविंग्स। ठीक है जी, तीसरा रिसोर्स, तीसरा हमने देख लिया। चौथा रिसोर्स, कोई भी आप मार्केट से जाके ऐसी किताब बाय करें जो कॉमन मिस्टेक्स इन इंग्लिश के ऊपर हो। एनी बुक, यहाँ पे एक किताब मेरे पास पड़ी है जी, ये देखें, इस तरह की कोई भी किताब आप बाय कर लें मार्केट से, जिसमें आपको मुख्तलिफ एरियाज़ मिल जाते हैं कि कॉमनली लोग मिस्टेक्स क्या करते हैं इंग्लिश में। तो आपको यहाँ पे मिल जाता है कि नाउन में, प्रोनाउन में, एडजेक्टिव में इनको यूज़ करते हुए क्या मिस्टेक्स होती हैं। उसके अलावा मिसप्लेस्ड वर्ड्स कौन से होते हैं, कंफ्यूज्ड वर्ड्स कौन से होते हैं, अननेसेसरी वर्ड्स कौन से होते हैं, कंजक्शंस के रूल, एडवर्ब्स। तो ये आपको पार्ट्स में जब चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, रैंडम रूल्स आपके सामने नहीं होते, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। ये आखिरी रिसोर्स है। बेहतर ये है कि आप पहले ग्रामर की किताबों से चीज़ें देख लें और इन चीज़ों को रिवाइज़ कर लें जो मैंने आपको ऊपर यहाँ पे लिस्ट कर दी हैं इंग्लिश में। ठीक है जी, इंग्लिश में हमने दूसरा ऐसा देखा कि ग्रामर में आपने कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करना है। देखें, मैं कभी भी अपने स्टूडेंट्स को शॉर्टकट नहीं बताता। आपको गाइडेंस जो दी जाती है वो कम्प्रीहेंसिव होती है। शुरुआत में मैंने बात बताई थी कि आपको डायरेक्शन बताई जाएगी, अब आपके ऊपर है कि आप उस पर कितना अमल करते हैं। मुकाबले के इम्तिहान में कंसिस्टेंसी ही आपकी जो है आपके लिए काम आएगी। ठीक है जी, तीसरा यहाँ पे इंग्लिश में जो पोर्शन है दैट इज कंप्रीहेंशन, यानी पैसेज होगा, उसको रीड करना होगा, उसकी प्रैक्टिस जी आपने करनी होती है। ये आप कहाँ से करेंगे जी, कंप्रीहेंशन, रीडिंग कंप्रीहेंशन जैसे आपकी बेहतर हो जाए। तो पहले सबसे पहला रिसोर्स रीडिंग कंप्रीहेंशन के लिए आप जीआरई के जो है रीडिंग कंप्रीहेंशन की एक्सरसाइजेज इंटरनेट से देख लिया करें। मुख्तलिफ रिसोर्सेज हैं, प्लस ओ लेवल्स के आपको रीडिंग कंप्रीहेंशन के लिए जो भी रिसोर्सेज इंटरनेट से मिले उनको देखें, पैसेज पढ़ें, उसके सवालों को हल करने की कोशिश करें। जीआरई की एक्सरसाइजेज भी करें, ओ लेवल्स की भी करें। दूसरा जी रिसोर्स आपने जो फॉलो करना है, आपने फ़िलासफ़ी के किताबों को जी पढ़ना है। फ़िलासफ़ी के जब आप मुख्तलिफ राइटर्स को पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि जो उन्होंने लिखा है वो आप समझ पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं समझ पा रहे तो ज़्यादा पढ़ें उन्हें। जितना आप पढ़ेंगे उतनी आपकी जो रीडिंग कंप्रीहेंशन है वो बेहतर से बेहतर होती जाएगी। वो फिर आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट हो, सीएसएस का आपका कंप्रीहेंशन का एग्ज़ाम हो फाइनल, उसमें भी आपको ये चीज़ें हेल्प करेंगी। अब इसमें आपने, मैं जो आपको रिकमेंड करूँगा राइटर्स फ़िलासफ़ी के लिए, एक तो जी विल ड्यूरेंट की किताबें आप पढ़ें। उसके अलावा आपने बर्टन रसल की किताबें पढ़नी है। अब किताबें पढ़नी है तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, एक एक किताब मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ। आप विल ड्यूरेंट की किताब पढ़ें, ये द प्लेजर्स ऑफ फ़िलासफ़ी, ये आपने विल ड्यूरेंट की किताब पढ़नी है, द प्लेजर्स ऑफ फ़िलासफ़ी। और आपने बर्टन रसल की किताब पढ़नी है, ये
अनपॉपुलर एसेज। अब देखिए जी, इन किताबों में ये जो फ़िलासफ़र्स होते हैं ये अपना नज़रिया बताते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर। जैसे आप बर्टन रसल की किताब पढ़ेंगे तो ये आपको मुख्तलिफ़ चैप्टर्स मिलेंगे कि ये पॉलिटिक्स के ऊपर क्या सोचते हैं, इंसानों का मुस्तकबिल इन्हें क्या नज़र आता है, उसके अलावा इन्हें कौन से आइडियाज़ ऐसे लगते हैं जिनकी वजह से मुस्लिम मैनकाइंड को नुकसान हुआ है। तो ये आप इनके आइडियाज़ को पढ़ें, आपको पता चलेगा कि आप कहाँ लाए करते हैं। चीज़ें समझ नहीं आती तो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। विल ड्यूरेंट की किताब देखें ये, अब इस किताब में ये मुख्तलिफ़ चैप्टर्स आपको मिलेंगे जिसमें आपको अंदाज़ा होगा कि इनका नज़रिया कैसा है, ये लव के बारे में क्या सोचते हैं, मॉरलिटी के बारे में क्या सोचते हैं, रिलीजन के ऊपर इनके क्या थॉट्स हैं, ब्यूटी, यानी छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स जो आपको लगता है कि इन पे क्या सोचने की ज़रूरत है। लेकिन जब आप इनके राइटअप्स को पढ़ेंगे, जब आप देखेंगे कि एक पैराग्राफ का स्ट्रक्चर इनका कैसे होता है, वो अपनी बात कैसे कन्वे कर रहे हैं, जो ग्रामर में आपने वो सारे रूल्स पढ़े होंगे, क्लॉजेज वगैरह, वो भी रिकॉल हो रहे होंगे, आपकी रीडिंग कंप्रीहेंशन भी बेहतर हो रही होगी और साथ ही साथ आपका स्क्रीनिंग का वो पोर्शन भी तैयार हो रहा होगा। आपके CSS का जो फाइनल एग्ज़ाम है कंपोजिशन का, वो भी आपका तैयार हो रहा होगा। तो बहुत से फ़ायदे हैं, रीडिंग करते रहें। अच्छा, उसके अलावा जी तीसरा रिसोर्स रीडिंग के लिए, दैट इज़ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में आपने डॉन के एडिटोरियल्स को पढ़ना है। बहुत से स्टूडेंट्स की क्यूरी ये आती है कि सर एडिटोरियल पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं आता। ये तो आपने काम करना है, समझना है, कंप्रीहेंड करें, समझें, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में चीज़ आती है कि आप पैसेज को पढ़ें और समझें, सिंपल चीज़ों की तरफ ना जाएं। डिफ़िकल्ट चीज़ें आपको आनी चाहिए, भले आप अपने राइटअप को सिंपल रखें, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपको डिफ़िकल्ट जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपके अखबारों में हैं या कोई राइटर्स हैं, उनको आप पढ़ते रहें। रीडिंग कंप्रीहेंशन यहाँ से आपकी बेहतर होती रहेगी। एक्सरसाइजेज आप GRE की सॉल्व करते रहें। तो न्यूज़पेपर आपने एडिटोरियल्स पढ़ने हैं, पढ़ के किसी छोटे से बच्चे को समझाना है कि हाँ इसमें ये बातें लिखी थी। अगर आप कन्वे कर लेते हैं तो आपने समझ लिया। तो ये प्रैक्टिस जो है ये लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है, वैसे ये करनी है आपने, ठीक है जी। इंग्लिश में आपने ये चीज़ें करनी है। तो आई होप अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे, इन रिसोर्सेज को, तो आपकी ये जो 50 मार्क्स की प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो जाएगी इंग्लिश पोर्शन के लिए। नेक्स्ट पोर्शन है जी मुझे जी डिटेल डिस्कशन करनी थी, उसी लिए ये लॉन्ग लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि 10 मिनट में ये सारी बातें कन्वे नहीं हो पाती। अच्छा, दूसरा पोर्शन है जी यहाँ पे इस्लामिक स्टडीज़। इस्लामिक स्टडीज़ जी ये 20 मार्क्स का है, जिसका मतलब इसका वेटेज आपकी स्क्रीनिंग में मौजूदा रूल्स के मुताबिक जिस वक्त ये वीडियो बना रहा हूँ 10% है। अब इसमें आपने कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं? नंबर 1 पे जी आपने कॉमन रिसोर्सेज, जो मैंने यहाँ पे आपको वेबसाइट्स और बुक्स ये सारी चीज़ें बताई हैं, आपको ये इस तरह से इल्मी का कैप्सूल मिल जाता है इस्लामिक स्टडीज़ के ऊपर। आपको पाक MCQ पे इस्लामिक स्टडीज़ का जो पोर्शन मिल जाता है, उसमें असल में यहाँ पे वेबसाइट का फ़ायदा ये होता है कि ये वेबसाइट वाले ख़ुद से अपडेट वहाँ पे नहीं करते। आपके जैसे एस्पिरेंट्स जो मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, वो एग्ज़ाम दे के आते हैं, जो MCQs उन्हें याद होते हैं वो वहाँ जाके लिखते हैं, वो अप्रूव होते रहते हैं। तो उनको मज़ा ये आता है कि उनके नाम से MCQ पब्लिश हुआ है। आपको फ़ायदा ये होगा कि वो एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ें वहाँ पे रिपीट हो रही होती हैं। तो ये कॉमन रिसोर्सेज को आपने फॉलो करना है इस्लामिक स्टडीज़ के लिए। उसके अलावा नंबर 2 पे जी ये एक MCQs का किताब है जी, काजी अब्दुल नसीर का। ये कारवां पब्लिशर का आपको मिल जाएगा, काजी अब्दुल नसीर। इनका किताब आप जाके देखें मार्केट में, MCQs का किताब होगा, ये आप देख लें। जैसे मैंने आपको एक रिसोर्स कारवां का बताया है, कॉमन रिसोर्स, लेकिन नाम बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। तीसरा
यहाँ पे MCQ का किताब आपको इस्लामिक स्टडीज़ का मिल जाएगा। एडवांस्ड पब्लिशर्स का ये होगा जी अतिया बानो का, ठीक है जी। अब यहाँ पे सवाल ये है कि MCQs अब इस्लामियात की आप पढ़ते हैं तो आप यहाँ पे वेबसाइट से भी जर्नल पढ़ सकते हैं। किताबों की यहाँ पे क्या ज़रूरत है जी? किताबों की ज़रूरत इसलिए है कि वहाँ पे MCQs जब आप इस्लामियात के पढ़ रहे होंगे तो वो आपको पोर्शंस में डिवाइड हो जाते हैं, तो वो ज़्यादा वहाँ से पढ़ना आसान होता है। आपके MCQs जब आपके नबी की लाइफ के ऊपर हैं, आपके MCQs वहाँ पे आपको कुरान पाक के ऊपर मिलते हैं, तो वो सेक्शंस में डिवाइड होके आसानी हो जाती है। तो इस तरह से आप फॉलो करें। नेक्स्ट, तीसरा जी यहाँ पे पोर्शन है स्क्रीनिंग टेस्ट में, दैट इज जर्नल एबिलिटी। ये 60 मार्क्स का है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में इसका ज़्यादा वेटेज है, 30%। आपका 30% तो यहीं से आएगा। जर्नल एबिलिटी वो वाहिद सब्जेक्ट है जिसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप ऑनलाइन सेशंस को ज्वाइन करें। फ़िज़िकल अगर आप किसी की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे रट्टा नहीं चलेगा। यहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट्स डेवलप करने हैं, आपने स्किल सीखनी है, आपने चीज़ों को स्टेप वाइज आपने सॉल्व करना सीखना है कि किस तरह से आप कंक्लूजन्स तक पहुँचते हैं, किस तरह से मैथ के जो बेसिक आपने फार्मूलाज पढ़े हैं वो अप्लाई कैसे हो रहे हैं मुख्तलिफ एरियाज़ में, अलजेब्रा में। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंस बताने के साथ साथ अगर आप, क्योंकि मैं फ़िज़िकल क्लासेस बहुत टाइम से, करंट और पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ाने से बहुत टाइम पहले से, कई सालों से, हो सकता है 6-7 साल हो गए, मैं मैथ की क्लासेस पढ़ाते रहता हूँ। तो इसमें जर्नल एबिलिटी, CSS, PMS, आपकी जो बाकी एग्ज़ाम्स हैं, एक पूरा सेशन होता है जिसमें मैं वो मैथ पढ़ाता हूँ, जिसमें आपके CSS की मैथ एबिलिटी का पोर्शन और साथ ही साथ बाकी जो भी आपकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में मैथ का पोर्शन है वो सारा कवर हो जाता है। अगर आपको कोई करीब टीचर नहीं मिलता तो आप चाहें तो मेरा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो टॉप पे आपको जो नंबर नज़र आ रहा है ये मेरे कोऑर्डिनेटर का है, उससे रब्ता करें। जिस भी वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये लेक्चर सुन रहे हैं, आप उससे रब्ता करें, पूछें कि नियर फ्यूचर में अगर कोई सेशन हो रहा है तो वो आपको इन्फॉर्म कर देगा, ठीक है जी। तो ऑनलाइन सेशन को आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज़ीरो से हीरो तक कैसे जाना होता है। ये फिर स्किल आपकी ऐसे डेवलप हो जाएगी कि आपका इसमें तो स्कोर कहीं नहीं जाना, ठीक है जी। वो जो सेशन होता है वो उसमें CSS की एबिलिटी पोर्शन, सब्जेक्टिव की भी तैयारी जो है आपकी कवर हो जाती है, ज़्यादा फोकस उसी पे होता है। तो MCQs वाले पोर्शंस तो आसान रहते हैं आपके लिए। अच्छा, अब इसमें जनरल एबिलिटी में जी आपने क्या करना है, कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं। रिसोर्स नंबर 1 एक वेबसाइट है जो मैंने यहाँ पे लिस्ट नहीं की, इंडिया बिक्स। यहाँ से आपके जो है मुख्तलिफ आपको एक्सरसाइजेज मिल जाएंगी एबिलिटी की, तो ये इसकी तरफ आपने जाना है। उसके अलावा जी ये जो आपके बेसिक अर्थमेटिक है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, इस सब के लिए आपने रिसोर्स कौन सा फॉलो करना है, दैट इज़ कपलान वालों का किताब है GRE का। ये यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ज़्यादातर एक्सरसाइजेज में अपने ऑनलाइन सेशंस में भी स्टूडेंट्स को इसमें से करवा रहा होता हूँ। सो ये कपलान की ये किताब जो है ये आप बाय कर लें, GRE प्रीमियर। इसमें मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज आपको मिल जाएंगी, बेसिक्स से वो आपको किताब में पढ़ाएंगे कि ये जो आपकी बेसिक अर्थमेटिक है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, जिसमें आप एवरेज, रेशोज़, रेट्स, परसेंटेज, एंगल्स, ट्राइंगल्स, सेट्स, रिमाइंडर्स, इक्वेशंस, सिंबल्स,
राउंडिंग ऑफ नंबर्स, ये सब आपको आपकी फिंगर टिप्स में हो जाएंगी ये सारी चीज़ें, तो इसको आपने रेफ़र करना है। उसके अलावा जी आपने ये जो लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल एबिलिटीज़ का पोर्शन है, ये इसी में ही जनरल एबिलिटी में चीज़ें आ जाती हैं। एक तो आपने अलजेब्रा वगैरह ज्योमेट्रीज यहाँ से कर ली, कप्लान से, प्रैक्टिस आपने मुख्तलिफ से इंडिया बेक्स से कर ली। अब इसका कहाँ से करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखें जी, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग में जैसे आपके मिसाल दे रहा हूँ, ब्लड रिलेशन के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ये इसका बेटा है, ये इसका बाप है, ये इसका मामू है, और इसका इसके साथ क्या रिलेशन बनता है, इस तरह के सवाल। आपको डायरेक्शन के सवाल आ जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, एक पूरा करेक्टर लिखा होगा, एक पूरा जो है वर्ड लिखा होगा, उसका एक कोड लिखा होगा कि अगर इस वर्ड का कोड ये बनता है तो इसका कोड क्या बनेगा, इस तरह के सवाल जिसमें आपकी लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाती है। यानी आपको डिसीजंस लेने होते हैं जो अवेलेबल आपके पास डेटा है। तो इसके लिए मैं आपको रिसोर्स आपके पड़ोसी मुल्क से सजेस्ट करूँगा, इंडिया के तरफ आप चले जाएं, वहाँ से जी आपने वहाँ पे फिज़िकली नहीं जाना, इंटरनेट है, PDF में किताबें मिल जाती हैं, ठीक है जी। वहाँ पे आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, आप इस किताब का PDF इंटरनेट से निकालें। ये है जी RS अग्रवाल, एक ये किताब आपने फॉलो करनी है। उसके अलावा आपने एनालिटिकल एबिलिटीज़ के लिए एक और किताब है, वो भी इंडिया के ऑथर की है, एनालिटिकल रीजनिंग बाय M.K. पांडे, ये भी इंडियन ऑथर है। तो इन किताबों के PDF आपको इंटरनेट से मिल जाएंगे, ये आप अपनी प्रिपरेशन में इस्तेमाल करें। उसके अलावा जी जो मैथ में पोर्शन आ जाता है जनरल एबिलिटी में, जो आपने तैयार करना है, दैट इज़ मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी, इसमें आपने अपने IQ की प्रैक्टिस करनी है। अब इसमें जो रिसोर्स है दैट इज़ चेक योर IQ बाय पेंगुइन बुक्स। अब ये यहाँ पे किताब है, ये छोटी सी किताब, चेक योर ओन IQ, ऑन वहाँ पे मैंने नहीं लिखा। ये किताब जो है जी पेंगुइन वालों की किताब है, इसको आप देख लें। इसमें आपको मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज मिल जाएंगी, वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, आपको उसके अलावा भी मुख्तलिफ जो है कैटेगरीज़ में जो जहाँ पे IQ और मेंटल एबिलिटीज़ जो है जहाँ से जज होती हैं, वो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये किताब आप देख लें, यहाँ से आपका जो है मैथ का पोर्शन अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो ये, इसके अलावा आपने ये जो कॉमन रिसोर्सेज हैं इनको नहीं भूलना। इन वेबसाइट्स पे भी आपको जो है मैथ के मिलते रहेंगे, कारवां का कोई किताब मिल जाता है, पास पेपर्स आप मुख्तलिफ जो हो चुके हैं, CSS के पास पेपर्स हैं, आपके FPSC के, PPSC के, इनके पास पेपर्स में मैथ का पोर्शन जो है वहाँ से सॉल्व करते रहें चीज़ें। रिसोर्सेज ये हैं, कॉमन रिसोर्सेज ये हैं, इनको फिर आप अपनी स्ट्रैटेजी बना के इनको यूटिलाइज करते रहें, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। जनरल एबिलिटी हमने कर लिया। नेक्स्ट जो पोर्शन है दैट इज जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के फिर ये यहाँ पे मुख्तलिफ सेक्शंस बन जाते हैं फर्दर। शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं GK का पोर्शन। अब GK के पोर्शन में सबसे पहले जी आपके पास है यहाँ पे एवरीडे साइंस। GK में पहला पोर्शन एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस में
एक तो आपको जर्नल साइंस जो आपके CSS का सिलेबस है वो आ जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पे बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स, इनके MCQs आप तभी तैयार करें जब आप स्क्रीनिंग टेस्ट को देखते रहें, ऑब्जर्व करें और देखें कि ट्रेंड क्या है, कि इस पोर्शन में से इनमें से अगर अलग अलग से सवाल आते हैं तो फिर आप उसके पास, उन सवालों के पास तब जाएं। और ज़्यादातर ऑनलाइन जो वेबसाइट्स हैं वहीं से ही इनको पढ़ें। आपने वो फर्स्ट ईयर इंटर की फ़िज़िक्स दोबारा से, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि उसको पढ़ें, तो ऑनलाइन MCQs देखें, ट्रेंड्स देखें, सिंपल MCQs होंगे इन सब्जेक्ट्स में अगर आ जाते हैं, ट्रेंड्स को देखें, स्क्रीनिंग टेस्ट के ट्रेंड को ऑब्जर्व करें, अगर इनमें से सवाल आते हैं तो आप इनको अपनी प्रिपरेशन का हिस्सा बनाएं, वरना आपने फोकस इस पे ज़रूर रखना है। आपने जर्नल साइंस में जो आपको CSS के मुख्तलिफ एरियाज़ मिलते हैं, फ़िज़िकल साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस, इन्वायरमेंटल साइंसेस, फूड साइंसेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारे चैप्टर्स और इनके जो जी सब पोर्शंस हैं, इनको आप सब्जेक्टिव इनकी तैयारी कर लें। तैयार करते हुए इनके MCQs आप नोट डाउन करते रहें। आप किसी किताब से तैयारी कर रहे हैं, वहाँ से आपने MCQs नोट डाउन कर लिए, फॉर आपने फिजिकल साइंस के कर लिए, बायोलॉजिकल साइंस के कर लिए, फूड साइंस के, उनके सब पोर्शंस के कर लिए। फिर आप इनकी एक्सरसाइजेज भी सॉल्व करते रहें, इंटरनेट से भी देखते रहें। सो पोर्शंस में जब आप तैयारी करते रहेंगे तो आपकी तैयारी बेहतर अंदाज से होगी, आप बोर भी नहीं होंगे। तो ये इस तरह से आपने इनकी तैयारी करनी है। रिसोर्सेज में जी, एक तो नंबर 1 आपने कॉमन रिसोर्सेज, आपको एवरीडे साइंस में इल्मी का मिल जाता है, किताब मिल जाता है, आपको वेबसाइट्स पे जो है साइंस का पोर्शन मिल जाता है, पाक MCQs पे मिल जाता है, इसको आप देख लें। कारवां का आपको पब्लिशर का किताब मिल जाता है जर्नल साइंस का, उसको आप देख लें। तो ये आपके कॉमन रिसोर्सेज में ही वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं GK में ही जो नेक्स्ट सेक्शन है। अच्छा, मैं चेक कर रहा था कि ये रिकॉर्डिंग अभी भी ऑन है या इसकी बैटरी डाउन हो गई। मैं बोलते रहूं और लेक्चर रिकॉर्ड ही ना हो, पसीने पसीने हो गए। अच्छा, नेक्स्ट करंट अफेयर्स। अच्छा, यहाँ करंट अफेयर्स मुझसे जो स्टूडेंट्स पिछले कई सालों से पढ़ते रहे हैं वो सब्जेक्टिव पोर्शन पढ़ते रहे हैं, और करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इसमें सब्जेक्टिव पोर्शन की तैयारी अलग है। MCQs अपने आप में एक अलग दुनिया है। तो आप ये ना समझें कि अगर आपने सिलेबस में करंट अफेयर्स के जो CSS के टॉपिक्स हैं वो तैयार कर लिया तो आपकी करंट अफेयर्स के MCQs की तैयारी हो गई, ऐसा नहीं है। तो करंट अफेयर्स में जी आपने MCQs में कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं। नंबर 1 आपने कॉमन रिसोर्सेज जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, वेबसाइट्स, पाक MCQs की आपने पोर्शंस मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, डोमेस्टिक अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, उनको आप फॉलो करें। मंथ वाइज आपको वहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे आप इन्फो प्लीज़, ये वेबसाइट है, इसको देख लें। इंटरनेशनल अफेयर्स आपको यहाँ पे भी मिल जाते हैं मंथ वाइज डिवाइड होके। उसके अलावा जी यहाँ पे आपका न्यूज़पेपर जो है, न्यूज़पेपर भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है करंट अफेयर्स के लिए। अब इसमें करंट अफेयर्स में आपने न्यूज़पेपर में से क्या निकालना है कि कोई इम्पॉर्टेंट समिट हुई है कहीं पे, वो देख लेनी है, कौन से शहर में हुई है, कौन सी किस डेट पे हुई है, किसी इंटरनेशनल ग्रुप की समिट हुई है, कोई पाकिस्तान में हाई लेवल की विज़िट हुई है, कोई हेड ऑफ स्टेट पाकिस्तान आया है, किस डेट आया है, कौन से कंट्री का आया है, उसका नाम क्या था। स्पोर्ट्स में आपने देख लेना है कि कहीं पे अगर कोई टूर्नामेंट हो रहा है, फ्यूचर में कब होना है, कौन से कंट्री में होना है। मुख्तलिफ जो स्पोर्ट्स हैं, फीफा है, यानी आपका फुटबॉल है, क्रिकेट है, टेनिस है, तो इनको आप फॉलो करते रहें, यानी मेजर इवेंट्स कहाँ होने हैं। और अगर किसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने किसी पाकिस्तानी का कोई मेजर अचीवमेंट रहा है तो उसको देख लें, उसके MCQ को न्यूज़पेपर से निकाल लें। साथ ही साथ आप देखें कि कोई अपॉइंटमेंट्स होते हैं आपके डोमेस्टिक लेवल पे, कोई अपॉइंटमेंट्स होते हैं आपके फेडरल लेवल पर, उसको देख लें।
और इंटरनेशनली कोई किसी का प्राइम मिनिस्टर नया अपॉइंट होता है, इलेक्ट होता है, तो वो देख लें। तो ये अपॉइंटमेंट्स का पोर्शन, उसके अलावा कोई ट्रीटी साइन होती है इंटरनेशनल लेवल पे, वो देख लें। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स जो हैं, मुख्तलिफ इदारे जो हैं रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं डेमोक्रेसी के ऊपर, करप्शन के ऊपर, उन सारी रिपोर्ट्स को अगर अखबार में आप कहीं पे देखें तो वो नोट डाउन कर लें, उसमें पाकिस्तान की रैंकिंग देख लें। इस तरह की चीज़ें जो हैं आपको मिलती रहेंगी। ठीक है जी, ये अखबार से आपने देखना है। उसके अलावा तीसरा यहाँ पे जी रिसोर्स, ये जहांगीर पब्लिशर्स, सबको पता है, सब अंदर ही अंदर में खुश हो रहे होंगे, हाँ ये तो पता है मुझे। जहांगीर पब्लिशर्स के मैगज़ीन आता है जो भी, तो उस मैगज़ीन के जी आखिर में आपको इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, आपको उसके ऊपर जो है हर मंथ का जो भी उनका पब्लिकेशन होता है उसमें MCQs आते हैं। तो मैं यहाँ पे सब्जेक्टिव पोर्शन के लिए तो आपको यहाँ पे नहीं कह रहा, ऑब्जेक्टिव पोर्शन के लिए वहाँ पे जो MCQs होते हैं, अब अगर आप बाय नहीं भी करते, किसी आप दोस्त से पकड़ के उसकी पिक्चर्स ले लें, और आखिर में जो इंटरनेशनल और आपके नेशनल के MCQs होते हैं डेट वाइज, वो आप देख लिया करें। वहाँ पे शायद 100 MCQ होते हैं, एग्जैक्ट नंबर मुझे फ़िलहाल याद नहीं, तो ये आप वहाँ से भी देख लें। ये भी एक अच्छा रिसोर्स है जहांगीर पब्लिशर्स की जो मैगज़ीन आते हैं मंथली करंट अफेयर्स के MCQs के लिए। नेक्स्ट, करंट अफेयर्स के भी लिए आपको ये MCQs फ़ायदा देंगे, और पाकिस्तान अफेयर्स के लिए भी, क्योंकि पाकिस्तान अफेयर्स का एक पोर्शन जो है आपके नेशनल अफेयर्स को समझना है। अच्छा, नेक्स्ट जी, जनरल नॉलेज के MCQs, स्टैटिक जो आपकी नॉलेज होती है, यानी वो जो चीज़ें सेम रहती हैं। मसलन इसमें आपने सबसे पहले मैप्स तैयार कर लेने हैं, ज्योग्राफी, वर्ल्ड की ज्योग्राफी आपने तैयार कर लेनी है। अब ये मैं आपको एक यहाँ पे मिसाल शो करता हूँ। ये देखें जी, ये मैं किसी टाइम में जनरल नॉलेज की जब क्लासेस कंडक्ट किया करता था तो स्टूडेंट को मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के मैप पढ़ाए जाते थे, जैसे उनको GK की उनकी नॉलेज इन्हांस हो, जैसे ईरान, कैस्पियन सी, चाइना, टर्की, जर्मनी। तो जब आप मैप पे जनरल नॉलेज तैयार करते हैं तो आसान हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ईरान का ये मैप है आपके सामने। ईरान के मैप में आप देखें कि हमने यहाँ पे पॉइंट आउट किया हुआ है कि ईरान का कैपिटल कौन सा है, ईरान में कौन सा जो डिज़र्ट है वो कहाँ पर है, उसके अलावा ईरान के नॉर्थ में कौन से कंट्रीज़ हैं, ईरान का जो है साउथ के एरियाज़ में क्या है, ईस्ट में क्या है, इम्पॉर्टेंट सिटीज़ कौन से हैं, कौन से रिवर्स हैं ईरान में। और इसी के साथ साथ आप जर्नल जब भी किसी फ़ाइल से पढ़ रहे होते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था सॉफ्ट फाइल, उसमें आप ईरान टाइप करके देखेंगे तो ईरान से रिलेटेड जो भी MCQs हैं आप मैप के साइड में लिख देंगे, और मैप पे अगर कोई चीज़ वहाँ पे हाईलाइट होने वाली है तो उसको हाईलाइट कर देंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है, जब आप ज्योग्राफी तैयार कर लें आपको दुनिया का मैप आना चाहिए, कौन से ओशंस कहाँ पर हैं, लेक्स कहाँ पर हैं, साथ ही साथ आपको कैपिटल्स, करेंसीज, हेडक्वार्टर्स, माउंटेन्स, लेक्स, या ये सारी चीज़ें जो हैं ज्योग्राफी पढ़ते हुए आपको आ जाएंगी। तो ये आपने मैप्स ज़रूर तैयार कर लेने हैं। सो इसके लिए अगर आप किसी का सेशन ज्वाइन कर लें तो ये आपके ऊपर है, ठीक है जी। अगर आप ख़ुद से करते हैं तो ये आप अपनी एफ़र्ट करनी है, आपने एक मैप बुक आपने अपना बना लेना है। साथ ही साथ जी दूसरा इसमें रिसोर्स है जनरल नॉलेज में, आपने ये किताब है एक कारवान वालों की, ये मोहम्मद सोबान की किताब है, ये आपने देख लेनी है जनरल नॉलेज की। और उसके अलावा चौधरी मजीद की भी किताब आपको मिल जाएगी जनरल नॉलेज के MCQs के ऊपर, ये आप देख लें। एक और रिसोर्स है इल्मी, ये कॉमन रिसोर्स में मैंने लिस्ट कर दिया है, इल्मी के कैप्सूल हैं, मिक्स MCQs आपको मिलेंगे जनरल नॉलेज के, ये आप देख लें। उसके अलावा इंडिया बिक्स,
ये जो मैंने आपको मैथ जनरल एबिलिटी के लिए वेबसाइट बताई, यहाँ से भी आप जनरल नॉलेज के MCQ तैयार कर लें। तो ये इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं जनरल नॉलेज के। आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा, जीके कंटिन्यू है। जीके के हमने जर्नल पोर्शंस को देख लिया कि उसमें आपने साइंस में क्या करना है, करंट अफेयर्स में क्या करना है। अब जीके के एक और सेक्शन है जी जीके का, दैट इज पाकिस्तान अफेयर्स। पाकिस्तान अफेयर्स में एक तो जी आपने हिस्ट्री का पोर्शन तैयार करना है, हिस्ट्री के पोर्शन के MCQs, मुख्तलिफ इवेंट्स, डेट्स, ईयर्स। अब इसमें आपने हिस्ट्री में प्री पार्टीशन यानी 712 से मोहम्मद बिन कासिम से लेकर 1947 तक, और पोस्ट पार्टीशन भी आपने तैयार करना है 1947 ऑनवर्ड। अब ये एक अच्छा रिसोर्स जो है हिस्ट्री के MCQs जहाँ से आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे, वो है शेख मोहम्मद रफ़ीक की बुक्स। ये जी आपको पाकिस्तान मूवमेंट के ऊपर इनका अच्छा खासा जो है मटेरियल मिल जाएगा, प्री पार्टीशन पे भी है, पोस्ट पार्टीशन पे भी है। तो इनकी किताबों को कंसल्ट कर लें और साथ ही साथ वहाँ से MCQs आप एक्सट्रैक्ट करते रहें। ठीक है जी, पोस्ट पार्टीशन और प्री पार्टीशन के MCQs। और उसके अलावा इसमें पाकिस्तान अफेयर्स में आपने कॉमन रिसोर्सेज को भी कंसल्ट करना है, जो मैंने आपको यहाँ पे ये वेबसाइट्स बताई हैं, इल्मी के कैप्सूल्स बताए हैं, पास पेपर्स को आपने देखना है, कारवां का आपको अगर कोई किताब मिल जाता है, सॉफ्ट में जो नोट्स हैं, तो यहाँ से भी आपको अच्छा खासा मटेरियल मिल जाएगा पाकिस्तान अफेयर्स के MCQs के लिए। और उसके अलावा पाकिस्तान अफेयर्स में एक पोर्शन जी जो करंट होता है कि मौजूदा चीज़ें, एक तो आपने हिस्ट्री और जर्नल जो सी चीज़ें सेम रहती हैं वो आपने याद कर ली, और करंट में आपने पाकिस्तान अफेयर्स के जो है करंट जो चीज़ें चल रही होती हैं उसमें आपने रीसेंट जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है, ये गवर्नमेंट आपकी पब्लिश करती है ये सर्वे, इसमें आपकी इकोनॉमी का पूरा एक रिज़ल्ट होता है, वो आप देख लें, रीसेंट इकोनॉमिक सर्वे। और रीसेंट आपकी जो बजट है, इसकी बजट स्पीचेस सुन लें, अखबार में एनालिसिस है उसमें से चीज़ें नोट डाउन कर लें, MCQ आ सकता है। पाकिस्तान की ज्योग्राफी, इसको डिटेल से तैयार कर लें, पाकिस्तान के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, पाकिस्तान की फ़िज़िकल फ़ीचर्स, कौन से प्रोविंस में क्या है, कौन से रिसोर्सेज कहाँ पर हैं, मुख्तलिफ जो है अपने CPEC के रूट्स। तो ये सारी पाकिस्तान की जो ज्योग्राफी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आप एक मैप पे तैयार कर लें, तो वो आपको बहुत फ़ायदा होगा उसका पाकिस्तान अफेयर्स के MCQs में। अच्छा, आखिरी पोर्शन है जी उर्दू। उर्दू की तैयारी आपने कहाँ से करनी है? मैं उर्दू का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोगों से कंसल्ट किया, इसीलिए मैं इसकी आपको इसके रिसोर्सेज आखिर में बता रहा हूँ। कुछ लोगों से, कुछ एक्सपर्ट से कंसल्ट किया, उन्होंने 2-4 रिसोर्सेज जो सजेस्ट किए हैं वो आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। उर्दू के आपके 20 नंबर्स हैं, सो इसकी तैयारी कर लें तो 20 नंबर्स भी इधर उधर ना जाएं, उसमें से भी कुछ आपका फ़ायदा हो जाए किसी और एग्ज़ाम में, PPSC में या कहीं पे, यही आपकी प्रिपरेशन आपको हेल्प करेगी। ठीक है जी। उर्दू के लिए आप एक वेबसाइट है गो टेस्ट के नाम से, gotest.com। इस वेबसाइट पे आप उर्दू पोर्शन के जो MCQs हैं वो सॉल्व करते रहें, ग्रामर, यूजेज वगैरह आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है जी। उसके अलावा दूसरा, आपने उर्दू न्यूज़पेपर पढ़नी है कोई,
जिसमें आप डेली जंग पढ़ते रहें, जैसे ट्रांसलेशन में आपकी हेल्प हो जाए, अखबार पढ़ते हुए सबकॉन्शियस में आपको चीज़ें आपकी बैठ जाती हैं दिमाग में, तो ये रीडिंग थोड़ी बहुत करते रहें। तीसरा रिसोर्स जो है जी, दैट इज़ उर्दू ग्रामर बुक्स। इंटरमीडिएट लेवल पे मिल जाती हैं, 9th मैट्रिक या उससे पीछे की कोई किताबें मिल जाती हैं उर्दू की ग्रामर के ऊपर, सेंटेंस करेक्शन वगैरह के ऊपर, तो उनको आप कंसल्ट कर लें, तो ये आपको ये 20 मार्क्स के पोर्शन में यहाँ से मदद मिल जाएगी। तो ये हमने सारे पोर्शंस को देख लिया। आप के रिसोर्सेज भी मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन से आपने फॉलो करने हैं। अब छोटा सा हिस्सा रह गया डिस्कशन का, स्ट्रैटेजी, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपकी। एक तो जी आपकी ये शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि आपका लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि ये MCQs की प्रिपरेशन ना सिर्फ CSS, आपको बाकी एग्जाम्स में भी, वन पेपर में भी आपको हेल्प करेगी। तो इसको सिर्फ CSS तक ना रखें, थिंक बियॉन्ड CSS, ठीक है जी। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पे आते हैं बाद में। पहले शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी, इन केस अगर आपके पास कम वक्त रह गया है, 1.5-2 माह रह गए, उसके लिए आपने ये सारे रिसोर्सेज आई होप आपने नोट डाउन कर लिए हैं। इनको कंसीडर करते हुए आपके पास ये इंग्लिश का पोर्शन है, उसमें इंग्लिश आपका जो है ग्रामर है, इस्लामिक स्टडीज़ है, आपके पास जर्नल एबिलिटी है, GK का पोर्शन है, उर्दू है। तो ये जो शॉर्ट टर्म है, अगर आपके पास 1.5-2 माह रह जाते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे जो है स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन को दें। सारा दिन आपने स्क्रीनिंग की तैयारी नहीं करनी, तो इन 3 घंटों में आपने मैक्स 1 घंटा अंग्रेज़ी को देना है, क्योंकि अंग्रेज़ी का इम्पॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। और अंग्रेज़ी में आपने वोकैब तैयार करनी है, तो आप 50 से 100 तक वर्ड्स जो हैं, वो जो रिसोर्सेज मैंने आपको बताए हैं वहाँ से याद करने, क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया है, फिर आपने ये चीज़ें इस तरह से करनी होती हैं। तो 50 to 100 डेली वर्ड्स जो हैं, या आप जब आप प्रैक्टिस करेंगे उनको स्टोरीज़ बना के याद करने की, लोग कर लेते हैं, हो जाता है। तो वो कम वक्त रह गया है अगर, तो ये चीज़ करनी पड़ेगी, या आपने खुद अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया है। तो इसीलिए मैंने कहा कि शॉर्ट टर्म वाली स्ट्रैटेजी मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से आपने अंग्रेज़ी के लिए 1 घंटा निकालना है। 1 घंटे में कोशिश करें कि 50+ वर्ड्स हो जाते हैं जितने, उससे ऊपर तो वेल एंड गुड, वरना 50 तो आपने कर लेने हैं। इंग्लिश ग्रामर को आप 30 मिनट्स दे दें, और ये बाकी जो पोर्शन है, इस्लामिक स्टडीज़, जर्नल एबिलिटी, GK, इन सब को भी आपने 30 मिनट्स देने हैं। ये सब करने के बाद अगर आपके पास टाइम आप समझते हैं कि 10-15 मिनट एक्स्ट्रा दे सकते हैं, तो उर्दू को भी आप 10-15 मिनट्स दे दें। सो ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। ऑन द अदर हैंड, लॉन्ग टर्म के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या हो? लॉन्ग टर्म में जी आपके पास 6-7 महीने हैं, आप साथ एग्ज़ाम की तैयारी करते आ रहे हैं, तो वहाँ पे आपने इंग्लिश, तो आपने इसको डेली टाइम देना है। इंग्लिश के लिए 30 मिनट्स आप रखें। 30 मिनट्स में आपने 20 वर्ड्स जो हैं, वो जो मैंने आपको रिसोर्सेज बताए थे वहाँ से तैयार करते रहने हैं, मिनिमम 20 वर्ड्स पर डे। तो वो आप 6-7 महीनों से हिसाब लगाएं तो अच्छा खासा आपके पास मवाद होगा। ये 20 वर्ड्स वो होंगे जो आप उस वक्त इन 30 मिनट्स में याद करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा जर्नल रीडिंग वाले वर्ड्स, वो आपकी फिर प्रिपरेशन जो है वो थ्रू आउट आपकी जर्नी चलती रहती है, वो अलग है। ठीक है जी, मिनिमम ये उस वक्त में 30 मिनट्स में 20 न्यू वर्ड्स आपने करने हैं लॉन्ग टर्म के लिए। उसके अलावा आप 10 मिनट्स साइकिल, मैं ऐसे कहता हूँ 10 मिनट साइकिल, बाकी जो भी आपके पोर्शन बच जाते हैं जिसमें आप
इस्लामिक स्टडीज़, जनरल एबिलिटी, जीके, उर्दू, इन सब को 10-10 मिनट दे दें। यानी एक एक साइकिल 10 मिनट में आपने मैक्सिमम इस्लामियात के एमसीक्यूज़ एक रिसोर्स को उठाया, वहाँ से पढ़ने की कोशिश की, जितने पढ़ सके आप टाइमर लगा दें मोबाइल पे। 10 मिनट पूरे हुए, फिर आप मूव ऑन करें जीके के ऊपर, फिर आप मूव ऑन करने जनरल एबिलिटी के कुछ पोर्शंस को आप पिकअप करें, वहाँ से जो है कोई कॉन्सेप्ट सीखें, उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करें। तो 10-10 मिनट्स की साइकिल में अगर आप सबको थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं और इसको फिर आप वहाँ पे वाइंड अप करें, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, मैक्सिमम आप 30 से 40 मिनट्स लगाएंगे और 30 मिनट आपने अंग्रेज़ी को दे दिए। ये आपने दूसरा काम कर लिया जिसमें ये सारी साइकिल में सारी चीज़ें हो गई। तीसरा, आपने जी स्पेशल अटेंशन देना है इंग्लिश ग्रामर को। ये आपको सिर्फ स्क्रीनिंग की तैयारी के लिए नहीं है। जो रिसोर्सेज मैंने आपको इंग्लिश ग्रामर के लिए बताए हैं वो आपकी प्रिसी कंपोजिशन, आपके रिटन एक्सप्रेशन को बेहतर करने के लिए वो रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आपने टाइम स्क्रीनिंग को दे दिया, 1-1.5 घंटा आपने दे दिया। उसके अलावा आपने इंग्लिश ग्रामर को आप खुद से जितना टाइम दे सकें, क्योंकि वो सब्जेक्टिव आपकी प्रिपरेशन भी है, ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन भी है। इंग्लिश ग्रामर को टाइम दें, 1.5-2 घंटा अलग से दे दें, ये लॉन्ग टर्म में है ना, वो आपकी सब्जेक्टिव प्रिपरेशन हो रही है, तो इसको आप देते रहें टाइम। 4 पे जी आपने बुक्स की रीडिंग करनी है। ग्रामर पढ़ रहे हैं तो ग्रामर को आप जब स्ट्रक्चर्स को पढ़ लेते हैं तो वो स्ट्रक्चर्स आपको रीडिंग करते हुए वहीं पर नज़र आएंगे। और जो किताबें मैंने आपको बताई फ़िलासफ़ी की किताबें, उनको आप पढ़ें, जर्नल रीडिंग करें, कंप्रीहेंशन भी आपकी बेहतर होगी, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। तो ये आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी जो है उससे ना सिर्फ आपकी CSS की स्क्रीनिंग तैयार होती रहेगी, बल्कि आपकी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पे भी आपकी तैयारी होती रहेगी, और साथ ही साथ आपकी जो सब्जेक्टिव पोर्शन की तैयारी है उसमें भी ये सारी चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी। यहाँ पे मैं पसीना पसीना हो गया। आई होप ये इतनी सारी जो अभी हमने डिटेल डिस्कशन की है इससे आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा, और इन सारी चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में आगे जो आपका जो वक्त आपने इस पूरे लेक्चर को सुनने के बाद गुजारना है उसमें इम्प्लीमेंट करना है, और अपने इस टीचर को अपनी दुआओं में याद करना है। अपना ख्याल रखें जी, मिलते हैं आगे आने वाले किसी लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।